देखिए, नहीं कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं, वो किया जाता है। छोटी सी बात बताएंगे, आप खुद समझदार है, समझ जाएंगे। मेरे यहाँ क्या हुआ कि एक महिला जो है वो वीडियो बन गई, तो उनकी जमीन पे जो है ना उनका रिश्तेदार कब्जा करना चाहता था, तो ये जरूरी था कि उस महिला को इमोरल बना दिया जाए। तो उसको जो है डायन बता दिया गया और फिर बहुत आसानी से उसकी जमीन कब्जा कर ली गई। मैं समझता हूँ कि जेएनयू को आज के समय में एक पंचिंग बैग बना दिया गया है। जिसको भी अपनी राष्ट्रभक्ति आजमानी है वो जेएनयू पे दो चार बात बोल दे। तो एक जो है ना हमारा राष्ट्रवाद जो है उसको एक सूडो एनिमी की जरूरत होती है। अब आप देखिए ना, लोगों को अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए इंडिया पाकिस्तान मैच का इंतजार करना पड़ता है। भाई हमारी देशभक्ति जो है वो मैच की मोहताज नहीं होनी चाहिए ना। हमारी भक्ति तो जो है वो हमारा प्रेम जो है वो रोज दिखना चाहिए हमारे देश के लोगों के साथ, कि हम सब्जी वाले के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, हम ठेला वाले रिक्शा वाले को कैसे उसको देखते हैं। देखिए कोई भी मजदूर जैसा आदमी दिख जाए तो दिल्ली में उसको बिहारी कह देते हैं। ये जो मानसिकता है, इससे अगर हम नहीं उबर रहे हैं तो हमारी भक्ति कैसी है। तो मैं समझता हूँ कि जेएनयू चूंकि राष्ट्रपति पुरस्कार लेता है, इसलिए जो है उसको जो है कुछ कीमत चुकानी पड़ रही है। पटना यूनिवर्सिटी को अगर राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा होता और इतना ही मीडिया का सेंटर होता पटना, देश की राजधानी होता पटना, तो जेएनयू की जगह पटना यूनिवर्सिटी को इस तरह का पंचिंग बैग बनाया गया होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सूडो एनिमी की जरूरत है इस सरकार को। मैं सीधे सीधे बोलता हूँ इस सरकार को, क्यों? क्योंकि उसने 2 करोड़ रोजगार पैदा नहीं किया। ट्रंप के ऊपर यही लोग केक खिला रहे थे ना। ट्रंप क्या किया है, अभी पेरिस समझौता से जो है बाहर हो गया है। अब अभी दिल्ली में जो है किस तरह का हम लोग सांस ले रहे हैं, समझ में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ रहा है। ये जो सिचुएशन देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, उसमें लोगों को समझना पड़ेगा कि राइट विंग होता क्या है। अभी जेएनयू का बारी है, जेएनयू के बारे में कोई बोलते, गुरमेहर कौर का क्या अपराध था, क्या किया था? वो तो जेएनयू में नहीं पढ़ती है, उसने भारत के टुकड़े करने के नारे नहीं लगाए हैं। हम अपने सेना को सम्मान करते हैं, उसके पिताजी तो शहीद भी हुए थे, उसको क्यों बलात्कार करने की धमकी दी? मैं कह रहा हूं कि ये फ्रेंजी क्रिएट किया जाता है। और ये जो वर्जन आता है ना 2 तरीके का, ये आता नहीं है, ये पहले से इसका स्क्रिप्ट लिख लिया जाता है कि ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, पत्थर। अरे भाई साहब, आपने जो है सेना के सम्मान में कार्यक्रम किया, अगर हमको विरोध करना होता, क्योंकि आप तो जबरदस्ती अपना विरोधी हमको बना लिए हैं, बेचारा पाकिस्तान को भी नहीं पता है कि हम लोग जो है उसके साथी बन चुके हैं, हमारे अपने ही देश के लोगों ने हमको पाकिस्तानी बना दिया। तो ये जो सिचुएशन देश के अंदर है, उसमें अगर विरोध करना होता तो उस कार्यक्रम में जाकर के विरोध करते, रात को जाकर के उनके कार का शीशा क्यों फोड़ देते? फिर कार का शीशा क्यों फोड़ते? अगर हम इतने वायलेंट हैं तो आपकी गर्दन नहीं काट लेते? भाई साहब, हम बार बार बोलते हैं कि आईएस हो या आरएसएस हो, फंडामेंटलिज्म किसी भी रंग का हो, हम उसके समर्थन में नहीं है। वी आर डेमोक्रेटिक पीपल। हमको जो है वायलेंट सोसाइटी में नहीं चाहिए, हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, हम इक्वलिटी चाहते हैं, हम इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहते हैं। हम चाहते हैं महिला और पुरुष के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि ब्राह्मण और दलित के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि रिलीजन के आधार पर हमको ना बांटा जाए। और ये सारी बात हमारा कोई सपना नहीं है, ये सपना इस देश के लिए जो लड़े, जो मरे, जो पीढ़ी यहाँ बैठी हुई है, जो आजादी के लिए संघर्ष किए अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में, ऐसा देश ये बनाना चाहते थे। इसीलिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसका प्रियम्बल लिखा गया। जिसको प्रियम्बल याद नहीं है वो आज लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहा है। मैं समझता हूं कि इस पे हम लोगों को बेबाक तरीके से बोलना चाहिए। किसी कन्हैया, किसी सहला, किसी मोहित को बचाने की जरूरत नहीं है। जेएनयू को बचाने का सवाल इस देश के अंदर लोकतंत्र का बचाने का सवाल है, इस देश के अंदर संविधान और रूल ऑफ लॉ को बचाने का सवाल है। और ये जो 2 वर्जन की आप बात कर रहे हैं ना, ये दोनों वर्जन उन्हीं का है। चित भी उनकी, पट भी उनका, कैमरा भी उनका, जर्नलिस्ट भी उनका, सवाल भी उनके और जवाब भी उनके। कौन सुनता है हमारा? कौन सुनता है? ये जो मैं कह रहा हूं कि जेएनयू को बीच में बार बार इसलिए लाया जाता है कि ये ना पूछा जाए कि इस देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार पैदा हुआ कि नहीं हुआ, आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा कि नहीं पहुंचा, 200 रुपए दाल आप क्यों खरीद रहे हैं, मोदी जी का सीना क्यों सुकड़ जाता है जब हमारे जवान जो है देश के अंदर और देश की सीमा पे मारे जाते हैं, तब वो कहां चले जाते हैं कि अपने आप को ट्रंप के जो है बहुत बड़े दोस्त बताते हैं। और वो ट्रंप जो है भारत को ही कहता है, जिस कॉग्निजेंट के अंदर हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं, उस कॉग्निजेंट को ट्रंप के द्वारा नोटिस दिया जाता है। और वो ट्रंप कॉग्निजेंट कंपनी कहती है कि हम 2 लाख आईटी प्रोफेशनल्स को इस देश के अंदर बेरोजगार करेंगे। ये सवाल है।
इन सारे सवालों को गुमराह करने के लिए जेएनयू को एक पंचिंग बैग बनाया गया है। और मैं कहता हूं कि जेएनयू को पंचिंग बैग बनाने का एक कारण और है, इस पर भी आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। इग्निटेरियन सोसाइटी बनाने की बात करते हैं। मैं जिस जगह से आता हूं और जिस परिवार से आता हूं, सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं जेएनयू से जाकर के पीएचडी करूंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। मेरे यूनियन में जो लड़का खड़ा था रामा, उसके पिताजी चूड़ी बेचते हैं। क्या आप इसी बगल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक चूड़ी बेचने वाले का बेटा जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा? इसका कल्पना कर सकते हैं? कौन अबाना पड़वाना दीवाना जो अपनी भाभी के कोच से जो है दहेज लेना चाहता है, जिसके पास ऑडी है, वो उसका जो है प्रेसिडेंट बनता है और जनरल सेक्रेटरी बनता है। ये फर्क है जेएनयू में। 120 रुपए में इस देश के अंदर कौन सी जनता पढ़ाई कर सकती है? इस वजह से भी जेएनयू को टारगेट किया जाता है। दिल्ली में आप सब लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, दिल्ली में आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, घर का दाम कितना है? जेएनयू है प्राइम लोकेशन में, बसंत कुंज में जेएनयू है। 1000 एकड़ जमीन है जेएनयू के पास। इस देश के अंदर, माफ कीजिएगा आपको नहीं कह रहे हैं, पता नहीं अगर आप कर रहे होंगे तो आपको भी बोलेंगे, इस देश के अंदर जो कॉर्पोरेट लूट है उसमें 1000 एकड़ जमीन को जो है उस पर जो है निगाह है इस सरकार की, इसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। इसलिए जेएनयू को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जेएनयू सवाल नहीं है, सवाल है इस देश का बेरोजगारी, इस देश के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इन सवालों पे हमको बात करना चाहिए। मैं तो आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, क्यों जेएनयू को दिखाते हैं? जेएनयू का न्यूज दिखाना बंद कर दीजिए। जेएनयू में 8000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 8000। हमारे कॉलेज में, मैं जिस कॉलेज से पढ़कर गया हूं, उस कॉलेज में 33000 स्टूडेंट पढ़ते थे और हमारे यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं था। पूरा देश का जो है 80% एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज जो है आप जेएनयू को दे देते हैं, बाकी 20% में आप पूरा देश देते हैं। पूरे देश में आप 98% न्यूज दीजिए, 2% आप जेएनयू को दीजिए। जेएनयू सवाल नहीं है, सवाल इस देश के जो बुनियादी सवाल हैं उस पे हम लोगों को बोले। इस देश में 65 बरस का आदमी जो है वो अपने आप को युवा कहता है। हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को युवा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये तो उनसे ज्यादा नौजवान है, बताइए। और जोश है, जोश है। मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप नियत पे सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन जानते हैं आप किसकी नियत पे सवाल खड़ा कर देते हैं? राह चलते आदमी की नियत पे सवाल खड़ा कर देते हैं। नियत ही अगर आपको जाननी है तो उसकी नियत पे हम क्यों ना सवाल खड़ा करें जिसके हाथ में पावर है। इस देश के अंदर, ये जो सवाल आपने पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इस देश के अंदर छत्तीसगढ़ में जवानों को मार दिया गया। नियत किसकी जानने की कोशिश की गई? कन्हैया कुमार की। अरे भाई साहब, राजनाथ सिंह की नियत जानिए, वो देश के गृह मंत्री हैं, कन्हैया कुमार नहीं है। आप हमारे ट्वीट का इंतजार मत कीजिए कि मैं किस पे रिएक्शन देता हूं। आप उस ट्वीट का इंतजार कीजिए जिनको इस देश की जनता ने मैंडेट दिया है। अगर आप फिर भी हमारे नियत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सामने आप खड़े हैं ना, सामने मत खड़े होइए, बगल में आकर के बैठ जाइए। अगर हमारी नियत खराब होगी ना तो आप अपनी अच्छी नियत से हमारी बुरी नियत को बदल दीजिएगा। हम उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, बिल्कुल।